जो निजकारी के बारे से फैसले हुए हैं कि भाई निजकारी होनी है, फौरी तौर पे पीआईए की निजकारी होनी है, देखते हुए कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा तो नहीं बनी, लेकिन पीपल्स पार्टी के वोटों पे गवर्नमेंट जो है वो खड़ी है। और निजकारी के बारे से ज़ाहिर जो वज़ीर ख़ज़ाना है वो ओवरऑल कह रहे हैं कि मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए कामों के बारे से, लेकिन इसहाक डार साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं वो काबीना की कमेटी बराए निजकारी के चेयरमैन बन चुके हैं आज, और बाकी कमेटियों का भी वो हिस्सा बने कैबिनेट कमेटीज़ का। तो ये कैसे मामला आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? कोई आपको पॉसिबल लग रहा है ये हो जाएगा सारा कुछ? समर मैं पहले IMF के हवाले से ये बात ज़रूर आपके नाज़रीन तक पहुँचाऊँ कि आपने जिक्र किया 24वां है ये मुआहिदा IMF के साथ सन 60 की दहाई में शुरू हुआ था और हर थोड़े सालों के बाद पाकिस्तान दोबारा IMF के पास जाता है। और इसका मतलब ये है कि 24, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 24 दफ़ा कोई मुल्क नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि IMF के पास जो हम जाते रहे हैं और कंसिस्टेंटली जाते रहे हैं, उससे पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हुई है, पाकिस्तान के अवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। क्योंकि अगर आज हम खड़े हैं, जितने ये तो सब एग्री करते हैं ना कि तबाह हाल है पाकिस्तान, मईशत के हवाले से, गुर्बत के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, महंगाई के हवाले से। तो इसका मतलब ये है कि IMF ने वो फ़ायदा नहीं पहुंचाया हमें जिसके लिए हम गए थे। और इसकी वजह क्या है, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की हुकूमत और IMF दोनों ने इसको नॉन सीरियस तरीके से लिया। एक लोन हमें मिलता है क्योंकि हमें डॉलर्स की अशद ज़रूरत होती है, हमने पेमेंट्स करनी होती है बाहर, उसके लिए हमें डॉलर्स चाहिए होते हैं। IMF से मुआहदे का मतलब ये है कि एक तो वो डॉलर्स आएंगे, फिर उसके बाद हम जाके बॉन्ड्स रेज कर सकते हैं, हम जाके ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से कर्जे ले सकते हैं। तो कर्जों का जो बोझ है वो तो बढ़ता चला गया है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ देखेंगे, भाई यही बातें आपको पिछले IMF प्रोग्राम से पहले भी सुनी होंगी कि जी आपको टैक्स रिफॉर्म्स करने होंगे, यानी कि बड़ा सिंपल सा है कि जी वो सेक्टर्स जो कि टैक्स नेट में नहीं है उनको लेके आना पड़ेगा। क्या आज तक लेके आए हैं? नहीं लेके। जो दो पहलू है IMF प्रोग्राम में जाने के, एक पहलू है डॉलर्स का मिलना, दूसरा पहलू होता है रिफॉर्म्स का। हम सिर्फ डॉलर लेने तक हमारा मामला जो है वो महदूद रहता है, रिफॉर्म्स की तरफ हम जाते ही नहीं है, बस जाते ही नहीं है। और अभी देख लेना, अभी आप कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन करनी होगी, स्टेट इंस्टीट्यूशंस की बदहाली इतनी है कि 700-800 बिलियन रुपए सालाना बोझ होता है। वो बोझ किसके ऊपर होता है? अलीट के ऊपर तो नहीं होता, वो तो आम पाकिस्तानी पर होता है जो कर्जे इतने बढ़ गए। इस पर आपको निजकारी होती नजर आ रही है सर? ये जो हम बयानात सुन रहे हैं कि भाई निजकारी करनी है फौरी तौर पे, प्राइम मिनिस्टर पहली मीटिंग निजकारी के ऊपर चेयर की थी, तो क्या आपको लग रहा है ये हो पाएगी? अब तो जितनी मीटिंग्स आपने देखी हैं, के चेयरमैन भी बन गए, इसहाक डार साहब वजीर खारजा साहब बन गए। अच्छा, दो उसमें मसले हैं जो मेरे लिए, जिसमें मैं समझता हूँ कि वो चॉइस बहुत ही गलत है और उससे उसकी इंपॉर्टेंस, चाहे आप ज़बानी जितनी भी स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर दें या फाइनेंस मिनिस्टर लें, लेकिन उसकी सीरियसनेस उससे पता चलती है कि आपने किसको लगाया है एज प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर। अलीम खान को लगाया है, बेहतरीन आदमी है, सियासी ज़ाहिर है बहुत कद है उनका और सबको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, उन्होंने अपना मुकाम बनाया है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी उनके पास है। ये दोनों बहुत प्रोफेशनल टेक्निकल चैलेंजेस हैं। ये कोई ये तो नहीं है कि एक गाड़ी खड़ी है और आपने कहा कि खरीदार है आके खरीदार ले ले। आपने ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ डील करना है, आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अलावा आपने चैम्बर्स के साथ डील करना है, आपने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, लंदन स्टॉक है। आई मीन द स्टेक होल्डर्स आर ऑल प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सर वो आ गए ना, प्रोफेसर डार साहब आ गए ना, कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन में आ गए ना डार साहब, चेयरमैन उसके। लेकिन अच्छा वो एक अलग है जो आपने पॉइंट आउट किया है कि वो वजीर खारजा को उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। आई मीन इसका मतलब ये कितनी बुरी खिचड़ी बनेगी। और जो बिफ्ता इस्माइल को कंसर्न था कि उसकी जॉब, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो डार साहब अंडरमाइन करते थे। अंडरमाइन ऐसे नहीं करते थे कि जी वो ज़बरदस्ती को ख़राब करते थे, लेकिन वो लोगों ने लिखना शुरू कर देते थे, फैसले वहाँ से लंदन से खिलवाते थे कि इतनी बिजली ना बढ़ाएं या इतनी पेट्रोल ना बढ़ाएं एंड सो ऑन। तो वो अगर फिर वही औरंगजेब साहब को तो अभी तजर्बा भी नहीं है। मिफ्ता इस्माइल तो सियासी आदमी थे और उनको पता था, ब्यूरोक्रेसी से काम कर चुके थे। अब औरंगजेब के लिए अगर इस किस्म का माहौल क्रिएट किया जाएगा तो वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। यानी आप कह रहे हैं कि ये उनको जो है टफ टाइम देने के लिए डार साहब को यहाँ लाया गया? नहीं, देखा ना, ये तो प्राइम मिनिस्टर को समझना चाहिए कि किसी को फ्री हैंड देना जरूरी है। एक तो वो मान भी रहे, हर प्राइम बरमला इज़हार करते हैं कि मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए काम करने के वाले से, मुझे फ्रीडम चाहिए और मुझे 3 साल का टाइम चाहिए। और डार साहब को बिल्कुल इससे
डार साहब को इससे बिल्कुल दूर रखना चाहिए। वजीर खारजा की पोजीशन इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग होती है और पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बहुत मसाइल हैं, वो उन पर फोकस करें, उनको हल करें। तो उनका ये काबीना की कमेटी में बैठना या आउटसोर्स ऑफ एयरपोर्ट के वो मीटिंग को चेयर करना, ये दिस विल बी, आई डोंट वांट टू से, बट इट विल बी अ डिजास्टर। वैसे जो हमारी वज़ीर ख़ज़ाना की चॉइस है ये कैसी है? डार साहब को नहीं लगाया गया और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को तरजीह दी गई उनके ऊपर, ये कैसा फैसला है? बाय द वे ये फैसला, इसके देखें जी, दो रीज़न है। एक तो ये अनथिंकेबल था कि PMLN की हुकूमत आए और डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर ना हो। ये कोई क्वेश्चन भी नहीं रेज कर सकता था आज से 2 साल पहले कि जी कौन होगा वजीर ख़जाना अगर PMLN की हुकूमत। ये पूछना ही एक बहुत ब्लेसमी थी, ये पूछना बहुत मतलब सजा आपको मिल सकती थी। लेकिन आप देखें कि ये हो गया है और इसकी सबसे बड़ी जिस तरह कोई बड़े ओहदे वजारत उज़्मा या वजारत आला जो है वो शरीफ फैमिली से बाहर किसी के बारे में सोचना जो है वो अनथिंकेबल था, तो डार साहब का भी वजीर ख़जाना के अलावा किसी और पोर्टफोलियो पर सोचना अनथिंकेबल था। एब्सोल्युटली अनथिंकेबल था, बट इट हैज हैपेंड एंड द रीजन इज वेरी सिंपल। वो 16 महीने की जो परफॉर्मेंस है ना समर, वो इतनी खराब है, पाकिस्तान की तारीख में इससे खराब किसी हुकूमत की परफॉर्मेंस नहीं रही। और वो इंडिकेटर्स बताते हैं, आप महंगाई की सूरत हाल देखते हैं तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बुलंद तरीन पाकिस्तान की तारीख में 30-35% अगर इन्फ्लेशन होगी और ग्रोथ नेगेटिव होगी तो लोगों का तो भुरता निकल गया। आपको मैं सिर्फ ये बता दूं कि पिछले 2 साल में जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं वो तकरीबन 2 करोड़ इजाफा हुआ है। अभी आप खुद सोचें कि अगर 2 करोड़ का इजाफा हुआ है और तकरीबन 2 करोड़ लोग जो है इस वक्त अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं और ये उस पॉलिसीज की वजह से है जो 16 महीने में की गई। तो अभी अगर आप उनको वजीर खजाना, मैं जानता हूँ बिजनेसमैन जो कराची के टॉप बिजनेसमैन है, दे वेंट एंड प्लीडेड कि जी खुदा के लिए आप डार साहब को ना लगाएं। तो इस वजह से डार साहब को लगाने का इतना मुश्किल हो गया था। लेकिन व्हाट अ चॉइस देन कि उनको फिर भी बजाय कि अगर कोई मेरे जैसा होता 16 महीने में ऐसी परफॉर्मेंस, तो मुझे तो कभी करीब भी ना आने देते इस्लामाबाद के। उनको इतनी प्राइज पोजीशन वजीर खारजा की तो बहुत प्राइज पोजीशन है। इट मे नॉट बी टू द लाइकिंग ऑफ डार साहब, बट आई थिंक यू आस्क एनीवन। ये बताएं कि पाकिस्तानी अवाम के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें प्योरली, ज़ाहिर एक जब हम IMF प्रोग्राम में जाते हैं तो कंडीशनलिटीज़ बड़ी सख्त होती है और अभी से उन्होंने बतानी शुरू कर दी है कि बड़ी सख्त शराइतें, बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। तो अवाम के लिए अगला 1 साल आपको कैसा लग रहा है? अवाम के देखें ना, अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मायूसी है। वो तो ये कहेंगे यार 2 साल पहले जब आप आए थे तो आपने यही कहा कि हमें पेट्रोल 1 दफ़ा नहीं 30 रुपये बढ़ाना, 2 दफ़ा नहीं बढ़ाना, 3 दफ़ा बढ़ाना है और 100 रुपये 1.5 महीने में आपने बढ़ा दिया था। बिजली के नर्क आपने बढ़ा के, गैस बढ़ा के और तबाह कर दिया। अब आप कह रहे हैं एक नया साइकिल शुरू होगा। सो इसका मतलब वो 2 साल ज़ाया हो गए ना। अगर वो 2 साल ज़ाया किए गए, अगर उस वक्त आप इलेक्शंस में जाते और 5 साल के पीरियड का वो फर्स्ट 2 इयर्स होते तो आप रिफॉर्म्स को इनिशिएट कर लेते। सो आज अगर वजीर आजम साहब ये कह रहे हैं तो अवाम के लिए तो बहुत मुश्किल वक्त होगा। मेरे लिए देखे ना, अवाम को कन्विंस कैसे आप करेंगे कि 24वां अवाम इतनी मुश्किल में जब होंगे, अवाम जब इतनी मुश्किल में होंगे ज़ुबैर साहब, तो ऐसे में तहरीक इंसाफ ने भी एक बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला कर लिया है। तो वो तहरीक के लिए फिर आप समझते हैं कि ये एक फिट एनवायरनमेंट होगा पाकिस्तान के अंदर, एक बड़ा फर्टाइल किस्म का एक माहौल होगा? मेरा ख्याल है बातचीत इज़ द वे फॉरवर्ड। अगर उनकी तहरीक, जाहिर सी बात है कोई अच्छी बात तो नहीं होगी तहरीक चल रही होगी और उसमें फिर इन्वेस्टमेंट भी आप एक्सपेक्ट करें पाकिस्तान में आएगा और इकनॉमिक स्टेबिलिटी भी आए, तो नहीं होगा। तो उसका बेस्ट तरीका यह है कि उनके साथ बातचीत करके जो उनके जेन्युइन कंसर्न्स हैं इलेक्शन के हवाले से, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अब यहाँ अगर आप बिल्कुल ठीक कहेंगे नहीं जी हम मानते ही नहीं, आप ट्राइब्यूनल चले जाएं। ट्राइब्यूनल क्यों चले जाएं भाई? अगर आप फॉर्म 45 का ऐड करें और वो फॉर्म 47 से नहीं मिलता तो तहरीक आगे इस्लामाबाद के बॉर्डर पे बैठता जाए, वो मुतालबा को मानते ही नहीं है, तब तक अकड़ होती है, फिर बाद में कहते हैं बात भी कर लेते हैं, कमीशन भी बता देते हैं। एक डिफरेंस देखे ना समर, एक डिफरेंस होता है ना। एक डिफरेंस ये है कि जी इस दफा अगर जो कंसर्न्स हैं वो ये ओवर राइटिंग उन हलकों में क्यों है फॉर्म 45 जो अपलोड किए हैं जो पंजाब में है ज्यादातर।